हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ इंजस्ट एकेडमी। माय नेम इज वाईके रस्तोगी। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, बेंडिंग ऑफ बीम्स। बेंडिंग ऑफ बीम्स में हम लोगों ने सिंपल बेंडिंग या प्योर बेंडिंग के बारे में समझा था कि क्या कंडीशन होती है जब हम कहते हैं कि बीम का वो पोर्शन जो है वो सिंपल बेंडिंग या फिर प्योर बेंडिंग की कंडीशन में है। उसके बाद में हम लोगों ने बेंडिंग इक्वेशंस में जो एजम्पशंस लिए गए हैं उन एजम्पशंस के बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली थी। ठीक है, तो एक बार क्विक रिव्यू करते हुए आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सिंपल और प्योर बेंडिंग। द पोर्शन ऑफ बीम इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ प्योर बेंडिंग if that portion is subjected to no shear force and constant bending moment। अगर बीम का कोई पोर्शन है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक ओवरहैंग बीम लिया हुआ है जिसपे दोनों तरफ से इक्वल ओवरहैंग है, तो इसका जब शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए शियर फोर्स की वैल्यू 0 है और इस पोर्शन पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कांस्टेंट है। तो ये जो पोर्शन है ए बी पोर्शन जिसे हम कहेंगे, तो ये ए बी पोर्शन इस समय प्योर या फिर सिंपल बेंडिंग की कंडीशन में है। इसके बाद में फिर बात करते हैं कि क्या क्या एजम्पशंस लिए गए। देखिए बेंडिंग इक्वेशन में हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो एजम्पशंस है, दूसरा थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग है और तीसरा जो इसका डेरिवेशन पार्ट है उसको भी करेंगे। तो एजम्पशंस लिए गए हैं कि मटेरियल ऑफ बीम इज होमोजीनियस एंड आइसेंट्रोपिक। तो जैसा कि आपको बताया था कि होमोजीनियस का मतलब है कि कंपोजिशन ऑफ बीम इज सेम थ्रू आउट, और आइसेंट्रोपिक का मतलब है कि ऑल इलास्टिक प्रॉपर्टीज सेम इन ऑल द डायरेक्शंस। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सेम इन टेंशन एंड कंप्रेशन। तो ये क्या है, ये क्या है, दिस इज दिस इज E T is equals to EC. Young's modulus in tension is equals to Young's modulus in compression. ट्रांसवर्स सेक्शन विच वर प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि ट्रांसवर्स प्लेन किस तरीके से होते हैं। बीम इनिशियली स्ट्रेट है एंड ऑल द लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट्स bend into the circular arcs with a common center of curvature. Radius of curvature is large compared to cross-sectional dimension of the beam, and each layer of beam is free to expand or contract independently of layers above or below it. So ये कुछ assumptions थे जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो अभी हम लोग आज का जो टॉपिक है अपना वो स्टार्ट करते हैं, थियोरी ऑफ बेंडिंग, प्योर बेंडिंग। थियोरी ऑफ प्योर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग। तो यहाँ पर मैं एक बीम का पोर्शन ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एक बीम का पोर्शन लिया हुआ है, इस तरह से मैंने एक बीम का पोर्शन लिया है। काफी बड़ी बीम है और हमने उस बीम का एक छोटा सा पोर्शन लिया हुआ है। ठीक है, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ बीम, ये बीम की एक्सिस है। ठीक है, इनिशियली जो है, जैसे कि एजम्पशन में भी बोला गया था कि इनिशियली जो बीम है वो स्ट्रेट है। इनिशियली जो बीम है आपकी वो कैसी है, स्ट्रेट है। ठीक है, तो हमने स्ट्रेट एक बीम का पोर्शन लिया हुआ है। बीम काफी लंबी है, इस तरफ और इस तरफ हमने एक छोटा सा पोर्शन ले लिया है और ये माना है कि दिस पोर्शन ऑफ बीम इज सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग कंडीशन। प्योर बेंडिंग कंडीशन का मतलब है कि इसके ऊपर कोई भी शियर फोर्स नहीं है और जो बेंडिंग मोमेंट है वो कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट है। तो सपोज करिए कि हमने इसके ऊपर कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट लगाया इस तरफ से और इस तरफ से हमने एक बेंडिंग मोमेंट लगाया m। ठीक है, कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट। तो किसी भी चीज को जब बेंड किया जाता है, किसी चीज को बेंड किया जाता है तो आप यहाँ पे थंब जो है वो प्रेस करेंगे ऊपर की तरफ और उंगली से नीचे की तरफ जो है वो आप क्या करते हैं, इसके ऊपर प्रेशराइज करते हैं। किसी भी चीज को अगर आपको क्या करना होता है, बेंड करना होता है। ठीक है, तो ये तो मार्कर है, पेन है, तो ये तो नहीं बेंड होगा, लेकिन कोई भी चीज आप लेके देख सकते हैं कि उसको इसी तरह से बेंड किया जाता है। या तो फिर आप ऊपर जो फिंगर्स मैंने लगाई हुई हैं इनसे प्रेशर दीजिए और अपने अंगूठे से इसके ऊपर फोर्स लगाइए।
ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने जो बनाया हुआ है इसमें यही कर रहा हूं, इस तरह से जो है मैं इसको मोमेंट दे रहा हूं, इधर से मोमेंट दे रहा हूं। ठीक है, तो जब मैं मोमेंट दूंगा तो ये बीम जो है ये इस तरह से बेंड हो जाएगी, ये जो बीम है ये इस तरह से बेंड हो जाएगी, लाइक दिस। इस तरह से ये बीम बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका जो है एक्सिस है, बीम का एक्सिस है। ये जब आपने इसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट लगाया, कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट लगाया m, तो ये बीम जो है आपकी इस तरह से बेंड हो जाएगी। अब अगर आप देखेंगे तो हम क्या करते हैं, एक इनिशियल पोर्शन कुछ ले लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर ही हो जाए। ठीक है, हमने यहाँ पर एक सेक्शन लिया हुआ है, दो सेक्शन ले लीजिए, एक सेक्शन 1-1 ले लीजिए और एक सेक्शन 2-2 ले लीजिए। ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस मैंने ली हुई है, डेल्टा एक्स। ठीक है, ये आपका ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो सेम चीज यहां पर किस तरीके से आएगी, सेम चीज यहां पर किस तरीके से आएगी, ये आपकी ऊपर वाला पोर्शन हो जाएगा ए बी जो यहाँ पे दिख रहा है, और ये आपका हो जाएगा सी डी। ठीक है, जब बेंड होगा इनिशियली, तो इनिशियली बीम कैसी है, स्ट्रेट है। इनिशियली बीम कैसी है, स्ट्रेट है, जमसन में भी बोला गया था। और जब हमने इसको बेंडिंग मोमेंट लगाकर, कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट लगाकर इसको बेंड किया तो वो कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगी। यहाँ पर हम लोगों ने दो सेक्शंस लिए हुए हैं, सेक्शन 1-1 और सेक्शन 2-2। ये यहाँ पर सेक्शन 1-1 है और ये आपका सेक्शन 2-2 है, और ये हम लोगों ने एक डेल्टा एक्स दूरी पर दो सेक्शंस को लिया था। डेल्टा एक्स एक बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है जहां पर हम लोगों ने सेक्शंस को लिया था ए बी सी डी। ठीक है, अब आप देखिए जो ए बी लेयर है, ऊपर वाली जो लेयर है ए बी लेयर, उसकी पहले लंबाई इतनी थी, कितनी, डेल्टा एक्स, और अभी इसकी लंबाई क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, ए बी लेयर की लंबाई क्या हो गई है, कम हो गई है। और उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो सी डी लेयर है, ये जो सी डी लेयर है, इस सी डी लेयर की लंबाई यहाँ पर बढ़ गई है, लेंथ क्या हो गई है, बढ़ गई है। आपने बीम को क्या माना था कि बीम बहुत सारी लेयर्स से मिलकर बनी हुई है, बीम जो है वो बहुत सारी लेयर्स से मिलकर बनी हुई है। तो एक तो लेयर ये हो गई ए बी लेयर, एक लेयर ये हो गई सी डी लेयर, और ये भी कहा गया है कि कोई भी लेयर जो है वो एक्सपेंड करने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फ्री है। मतलब ऊपर और नीचे की जो लेयर्स हैं वो उसके कंट्रैक्शन में या फिर एक्सपेंशन में किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस नहीं देंगी, मतलब रजिस्ट नहीं करेंगी। तो ये जो ए बी लेयर है ये एक्सपेंड कर जाएगी, ये जो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, ये जो सी डी लेयर है ये एक्सपेंड कर जाएगी जब आप बेंड करोगे। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज ये बताएंगे कि जब भी किसी चीज की लंबाई कम हो जाती है, जब भी किसी चीज की लंबाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसके ऊपर कौन सा स्ट्रेस वर्क करता है, कौन सा स्ट्रेस होता है जो उसके ऊपर वर्क करता है। तो आपको पता है कि ये बात जो है वो साइज को लेकर हो रही है। ठीक है, कि साइज कम हो रहा है या साइज बढ़ रहा है। ठीक है, साइज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल स्ट्रेस होता है वो होता है नॉर्मल स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस होता है, नॉर्मल स्ट्रेस, जो साइज चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो शेप चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम लोग कहते हैं शियर स्ट्रेस, उसको हम लोग कहते हैं शियर स्ट्रेस। तो यहां पर बात होगी किसकी, नॉर्मल स्ट्रेस की। अब नॉर्मल स्ट्रेस दो तरह के होते हैं, एक होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस और एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस जब लगता है बॉडी के ऊपर तो वो बॉडी की लेंथ को क्या कर देता है, कम कर देता है। और अगर टेंसाइल स्ट्रेस लगता है तो बॉडी की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि जो ए बी लेयर है, ये जो ए बी लेयर है, इस समय इसके ऊपर कौन सा स्ट्रेस लग रहा है, इसके ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है। कौन सा स्ट्रेस लग रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है।
और ये जो CD लेयर है, इस CD लेयर के ऊपर कौन सा स्ट्रेस लग रहा है? CD लेयर के ऊपर कौन सा स्ट्रेस लग रहा है? CD लेयर के ऊपर टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब ऊपर वाली लेयर के ऊपर कंप्रेसिव है और नीचे वाली लेयर के ऊपर टेंसाइल है। इसका मतलब यह है कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे, देखिए अगर आप इसमें से कोई भी एक स्ट्रेस को पॉजिटिव और एक को निगेटिव मान लीजिए, सपोज करिए कंप्रेसिव स्ट्रेस निगेटिव है और टेंसाइल स्ट्रेस पॉजिटिव है, तो ऊपर अभी कौन सा स्ट्रेस है? निगेटिव स्ट्रेस है, क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है। एक लंबाई में वृद्धि करती है और एक लंबाई में कमी लाती है। ठीक है, तो ये ऊपर मान लीजिए कि ऊपर वाली स्ट्रेस कैसी है? निगेटिव स्ट्रेस है, और नीचे वाली स्ट्रेस कैसी है? पॉजिटिव स्ट्रेस है। तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब है निगेटिव स्ट्रेस से हम किस तरफ जा रहे हैं? पॉजिटिव स्ट्रेस से। तो कभी भी जब आप निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो बीच में आपको जीरो भी आएगा, मतलब ऐसा भी आएगा। क्वाड्रेंट देखिए, ये सपोज करिए कि ये क्वाड्रेंट है, ये आपका, और ये आपको पता है एक्स एक्सिस की बात करें तो इस एक्सिस के नीचे जो है वो निगेटिव है और इस एक्सिस के ऊपर क्या है? पॉजिटिव है। तो अगर आप निगेटिव से पॉजिटिव पे जाएंगे तो आपको जीरो भी एक जगह पर मिलेगा। ठीक है, एक जगह पर आपको क्या होगा? जीरो भी मिलेगा, क्योंकि साइन चेंज हो रहा है ना, निगेटिव से पॉजिटिव। तो निगेटिव से पॉजिटिव में जाने पे आपको जीरो को भी क्रॉस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में कहीं पर एक ऐसी लेयर है, कहीं पर एक ऐसी लेयर है जिसके ऊपर ना ही कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है और ना ही टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है। इसका मतलब है एक ऐसी लेयर है जिसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ना उसकी लंबाई कम हुई है और ना ही उसकी लंबाई बढ़ी है। मतलब इस लेयर में ना तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है और ना ही एक्सपेंशन हुआ है। ये जो लेयर है, ये लेयर कहलाती है न्यूट्रल लेयर। इस लेयर को कहते हैं न्यूट्रल लेयर। बात क्लियर है नहीं? देखो, ए बी लेयर है, इसकी लंबाई कम हो रही है, सी डी लेयर है, उसकी लंबाई बढ़ रही है। इसका मतलब है कि ए बी पर कंप्रेसिव और सी डी पर टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है। ठीक है, अब सपोज करिए कि कंप्रेसिव स्ट्रेस निगेटिव है और इसका मतलब ये हो जाएगा कि टेंसाइल स्ट्रेस कैसा है? पॉजिटिव है। तो जब आप निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाओगे तो कहीं पर आपको जीरो भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि साइन चेंज हो रहा है ना, तो साइन चेंज करने के लिए जीरो पे ही होना चाहिए, जीरो पे भी जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों लेयर्स के बीच में कोई ऐसी लेयर है जिस लेयर पर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है? जीरो है। स्ट्रेस की वैल्यू क्या है? जीरो है। मतलब उस लेयर के ऊपर ना तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ना ही एक्सपेंशन हुआ है, उसकी लंबाई में ना तो वृद्धि हुई है ना ही कमी आई है। ठीक है, उस पर ना ही टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है ना ही कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है। तो इस वो जो लेयर होगी उस लेयर को हम लोग कहेंगे न्यूट्रल लेयर। बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि ये कौन सी लेयर है? न्यूट्रल लेयर। ठीक है, तो न्यूट्रल लेयर कहां होगी? तो ये जो एक्सिस है, ये हम मान लेते हैं कि दिस लेयर इज न्यूट्रल लेयर, दिस लेयर इज न्यूट्रल लेयर। तो यहां पर आपकी ये नई लेयर आ जाती है न्यूट्रल लेयर। डैश कर लेंगे यहाँ पे सारे, क्योंकि नए नाम आ जाएंगे। ठीक है, तो ये NN है यहाँ पर न्यूट्रल लेयर, और यहाँ पर N डैश है न्यूट्रल लेयर। क्लियर है ना? अब ये जो न्यूट्रल लेयर है, इसे जब आप क्रॉस सेक्शन पे देखोगे, बीम के क्रॉस सेक्शन पे, तो बीम का क्रॉस सेक्शन यहां पर बना रहे हैं। ये जो है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। ठीक है, और ये जो लेयर है ये न्यूट्रल लेयर है। बात समझिए, यहां पर देखिए, ये बुक है, आपको जो दिखाई दे रहा है पोर्शन वो ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हमारी बीम है और ये बीम बहुत सारी लेयर से बनी हुई है, इसमें बहुत सारे पेजेस हैं, उन पेजेस से मिलकर बनी हुई है। जब मैं इसको बेंड करूंगा, जब मैं इसको इस तरीके से बेंड करूंगा तो ऊपर वाली लेयर की लंबाई कम होगी और नीचे वाली लेयर की लंबाई बढ़ जाएगी। मतलब ऊपर वाली लेयर पर कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है और नीचे वाली लेयर पर टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है।
इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसी लेयर है जिसके ऊपर कोई भी स्ट्रेस नहीं लग रहा है, मतलब उसकी लंबाई में कोई वृद्धि या कमी नहीं हो रही है, उस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल लेयर। ठीक है, तो ये तो आपने किस बीम को इस तरह से देखा। अब आप इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखिए, तो क्रॉस सेक्शनल व्यू का मतलब ये वाला व्यू, क्रॉस सेक्शनल व्यू का मतलब ये वाला व्यू। अब क्रॉस सेक्शनल व्यू जब आप देखेंगे तो इसकी जो भी न्यूट्रल लेयर होगी, यहां पर न्यूट्रल लेयर होगी, ठीक है, ये न्यूट्रल लेयर क्रॉस सेक्शन पे जहां कॉन्साइड करेगी, क्रॉस सेक्शन से जहां पर कॉन्साइड करेगी, उसको हम लोग कहेंगे न्यूट्रल एक्सिस, उसे हम लोग कहेंगे न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो न्यूट्रल लेयर विच coincides या न्यूट्रल लेयर व्हेन viewed ऑन द क्रॉस सेक्शन, दैट मीन्स कि इट इज न्यूट्रल एक्सिस। सो न्यूट्रल एक्सिस क्या है, न्यूट्रल एक्सिस इज द न्यूट्रल लेयर विच इज सीन ऑन द क्रॉस सेक्शन, जिसे हम लोगों ने क्रॉस सेक्शन से देखा है, वो कहलाएगा न्यूट्रल एक्सिस। तो ये आपकी जो एक्सिस है इसको हम लोग कहेंगे न्यूट्रल एक्सिस। ये जो है ये लेयर है, ये जो है दिस वन एंड दिस वन, ये आपकी न्यूट्रल लेयर्स है, ये दोनों हैं आपकी न्यूट्रल लेयर्स। ठीक है, और ये जो मैंने यहां पे बनाया हुआ है, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस। और ये जो व्यू है ये है क्रॉस सेक्शनल व्यू, ये हटा देते हैं। ये वाला जो व्यू है दिस इज द क्रॉस सेक्शनल व्यू, क्रॉस सेक्शनल व्यू। ठीक है, ये आपका क्रॉस सेक्शनल व्यू है। इसमें एक डायग्राम और बनेगा, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ज्यादा छोटा की जरूरत नहीं। ठीक है, उतने में आ जाएगा। अब यहां पर जो है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनेगा। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, तो ये हमने बना लिया। ऊपर की तरफ कौन सा स्ट्रेस लग रहा है, ऊपर की तरफ जो स्ट्रेस लग रहा है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है, ऊपर की तरफ जो स्ट्रेस लग रहा है वो कंप्रेसिव लग रहा है। नीचे की तरफ जो स्ट्रेस लग रहा है वो टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है। और न्यूट्रल एक्सिस या न्यूट्रल लेयर पर जो स्ट्रेस है वो क्या है, जीरो है। तो ये डायग्राम इस तरह से बनेगा, इस तरह से। ये है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। This diagram is known as stress distribution diagram. Stress distribution डायग्राम। अब क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बताइए प्योर बेंडिंग के केस में जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है। तो उसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि रेक्टेंगुलर होता है या ट्रायंगुलर होता है या पैराबोलिक होता है या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज ट्रायंगुलर डायग्राम। ये डायग्राम कैसा है, ट्रायंगुलर। ये मैंने एरो इस तरफ बनाया है जो कि निगेटिव स्ट्रेस को शो कर रहा है, और इस तरफ बनाया है जो पॉजिटिव स्ट्रेस को शो कर रहा है। आप मतलब ऐसा नहीं है, कोई भी किधर भी बना सकते हैं दोनों तरफ, क्योंकि मैंने तो ऐसे बेंड किया है। अगर आपने उल्टा बेंड कर दिया, इस तरह से बेंड कर दिया, इस तरह से बेंड कर दिया, इस तरह से, तो उस तरह से बेंड करेंगे तो ऊपर की तरफ टेंसाइल स्ट्रेस आ जाएगा और नीचे कंप्रेसिव स्ट्रेस आ जाएगा। तो उस केस में ये पूरा डायग्राम उधर चला जाएगा, ये वाला पोर्शन उधर चला जाएगा और ये पोर्शन इधर, तो मतलब रहेगा डमरू के शेप का ही। ठीक है, एक डमरू जैसा होता है वैसे ही शेप का रहेगा। एक तरफ आपका पॉजिटिव होगा और अगली दूसरी तरफ क्या होगा, निगेटिव होगा। ये जो पूरी बात है ये कहलाती है थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग, इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग। एक बार फिर से आप पूरी बात को समझ लीजिए क्या हो रहा है। एक इनिशियली हमने एक बीम लिया हुआ है, स्ट्रेट बीम है, और इसके ऊपर कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट लगाया हुआ है। यहाँ पर हमने दो सेक्शंस लिए हुए हैं और ये दोनों सेक्शन एक दूसरे से डेल्टा एक्स की दूरी पर है। ऊपर वाली लेयर ए बी लेयर है और नीचे वाली लेयर सी डी लेयर है। जब हमने इसको बेंड किया, जब हम बेंड करेंगे तो ए बी लेयर की लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और सी डी लेयर की जो लंबाई होगी वो बढ़ जाएगी।
अगर लंबाई बढ़ रही है या कम हो रही है तो इसका मतलब यह है कि नॉर्मल स्ट्रेस इसके ऊपर आ रहा है, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस ही साइज बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ऊपर वाली लेयर पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस में लेंथ कम हो जाती है। नीचे वाली लेयर पर टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है, क्योंकि इसकी लेंथ क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। तो ऊपर जो स्ट्रेस होगा वो निगेटिव स्ट्रेस होगा, नीचे जो स्ट्रेस होगा वो पॉजिटिव स्ट्रेस होगा। निगेटिव से पॉजिटिव जब जाएंगे तो बीच में कहीं पर जीरो भी आएगा। इसका मतलब है कि वहां पर ना कोई किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस नहीं लग रहा है, ना ही आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है और ना ही आपका टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है। इसका मतलब है कि एक ऐसी लेयर है जिसकी जो न्यूट्रल है, जिसकी लंबाई में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, ना ही कोई कमी हो रही है, उसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं लग रहा है। ठीक है, तो वो स्ट्रेस को वो उस लेयर को हम लोग कहेंगे न्यूट्रल लेयर। तो न्यूट्रल लेयर को यहाँ नाम दिया गया है NN, और आफ्टर बेंडिंग इसको नया नाम दिया गया है N-N-। ठीक है, न्यूट्रल लेयर को जब हम देखते हैं किधर से, क्रॉस सेक्शन की साइड से देखते हैं, या क्रॉस सेक्शनल व्यू जब देखते हैं, तो क्रॉस सेक्शनल व्यू में जो न्यूट्रल लेयर है वो हमें दिखाई देती है इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्लियर है? तो ये आपका न्यूट्रल एक्सिस हो गया, और ये आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हो गया, जिसमें न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर अगर कंप्रेसिव होगा तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंसाइल होगा, अगर ऊपर टेंसाइल होगा तो उसके नीचे क्या होगा, कंप्रेसिव होगा। ठीक है, और ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है वो आपका कैसा होगा, वो आपका ट्रायंगुलर डायग्राम होगा। वो कैसा डायग्राम होगा, वो आपका ट्रायंगुलर डायग्राम होगा। ठीक है ना? तो ये आपको थ्योरी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, दिस इज द थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग। एक बार कमेंट बॉक्स में ओके या यस टाइप कर दीजिए, जिससे कि ये पता चल जाए कि आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब आप देखिए, यहां पर हमने आपको बताया था कि बेंडिंग इक्वेशन में हम लोग 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक है एजम्पशंस, तो वो हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे एजम्पशंस। उसके बाद में है थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग, ये हम लोगों ने आज पढ़ लिया है। ठीक है, और थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग के बाद में जो आपका पार्ट आ रहा है वो है डेरिवेशन। तो अब हम लोग इसका डेरिवेशन पार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसका जो है वो डेरिवेशन पार्ट करेंगे। तो डेरिवेशन पार्ट जो है वो मैं यहीं से लूंगा। ठीक है, तो पहले और दूसरे ये 2 फिगर्स मुझे लेने हैं। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ बदलाव कर लेता हूं। ठीक है, या इस स्लाइड को अगर मैं डुप्लीकेट कर पाऊं तो डुप्लीकेट कर सकता हूं, या ये 2 डायग्राम्स डुप्लीकेट कर लेता हूं। पहले सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, चलिए, ठीक है, ये मैंने डायग्राम ले लिया है। ऊपर से मैंने दोनों डायग्राम ले लिए हैं जो मुझे चाहिए थे। अब यहीं से डेरिवेशन पार्ट आपका स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें मेरे को क्या करना है, कुछ मैं चीज़ों के नाम बदलूंगा। जैसे यहाँ पर इसे मैं हटा रहा हूँ, सेक्शन, सेक्शन के नाम हम लोग ऑलरेडी उसमें बात कर चुके हैं, तो अब ये सेक्शन मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर, ये मैं हटा देता हूँ, वो थ्योरी में चाहिए था। यहाँ पर जो बेंड हुआ है, ठीक है, तो एक कॉमन सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए ये बेंड हुआ है, तो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट ओ कहलाएगा, और ये जो है एंगल है, छोटा सा एंगल, इसको हम लोग डेल्टा एंगल कहेंगे। ठीक है, या डेल्टा थीटा भी कह सकते हैं आप, डेल्टा थीटा कह लेते हैं। ठीक है, तो डेल्टा थीटा एंगल कह लिया। अब यहाँ पर हम लोग एक न्यूट्रल एक्सिस से वाई दूरी पर एक लेयर कंसीडर कर रहे हैं। ये हम लोगों ने एक लेयर कंसीडर की है, इस लेयर का नाम है
इस लेयर का नाम है ई एफ। ई एफ। और ये जो लेयर है ये न्यूट्रल एक्सिस से वाई दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? वाई दूरी पर। तो ऐसा हमने माना है। तो यहां पर भी उस लेयर की जो पोजीशन होगी वो वही होगी। ठीक है, तो ये हमने यहां पर एक लेयर बना ली है, ये वाली लेयर। ठीक है, ये मैं थोड़ी सी बोल्ड बना रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे। इसका नाम है ई डैश एफ डैश। और ये अभी भी न्यूट्रल एक्सिस से कितनी दूरी पर है? वाई दूरी पर है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो आर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये यहां से लेंगे न्यूट्रल एक्सिस से, तो ये आर है। बाकी सारी चीजें ओके हैं, उनकी कोई और जरूरत नहीं है। अब यहां से डेरिवेशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो आप यहां से देखिए, ये जो ई एफ है, ई एफ, ये और एन एन, ये दोनों क्या है? बराबर है। न्यूट्रल लेयर और ई एफ दोनों क्या है? बराबर है। और किसके बराबर है? डेल्टा एक्स के बराबर है। किसके बराबर है? डेल्टा एक्स के बराबर है। यहां पर अगर आप बात करेंगे ये वाला, इस जगह पर, तो एन डैश एन डैश मतलब न्यूट्रल लेयर की आफ्टर बेंडिंग। ठीक है, तो बेंडिंग के बाद भी न्यूट्रल लेयर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी लंबाई न कम होती है न ज्यादा होती है। दैट मीन्स कि एन डैश दैट इज इक्वल्स टू एन एन, दैट इज इक्वल्स टू एन एन। और ये किसके, एन एन किसके बराबर है? डेल्टा एक्स के बराबर है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? यहां से देखिए, तो एक फॉर्मूला होता है जो कि आपने पढ़ा होगा, आर्क इज इक्वल्स टू एंगल इंटू रेडियस, एंगल इंटू रेडियस। ठीक है, आर्क मतलब चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या। ठीक है, तो एंगल क्या है? आर्क आपको कौन सा चाहिए? ई डैश एफ डैश, ई डैश, सॉरी एन डैश एन डैश। आर्क आपको कौन सा चाहिए? एन डैश एन डैश। अभी ई डैश एफ डैश की बात नहीं हो रही, एन डैश एन डैश। एंगल कितना बना रहा है? डेल्टा थीटा। और रेडियस कितनी है? आर। तो यहां से एन डैश एन डैश आ जाएगा आर इंटू डेल्टा थीटा। सो ये आपका आ जाएगा आर इंटू डेल्टा थीटा। अच्छा, डेल्टा एक्स किसके बराबर है? ई एफ के बराबर है। तो यहां से आप लिख सकते हो कि ई एफ इज इक्वल्स टू आर इंटू डेल्टा थीटा। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। एक बार फिर से समझिए, पहले वाले फिगर से आप देखेंगे तो ई एफ लेयर जो है वो एन एन लेयर के बराबर है और डेल्टा एक्स। बाद में एन डैश जो न्यूट्रल लेयर है तो उसकी लंबाई में तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। तो एन डैश किसके बराबर है? एन एन के बराबर है। और एन एन किसके बराबर है? डेल्टा एक्स के बराबर है। ठीक है, और आर्क इज इक्वल्स टू एंगल इंटू रेडियस फार्मूले से हमने निकाल लिया कि एन डैश किसके बराबर होगा? आर इंटू डेल्टा थीटा के बराबर होगा। अब डेल्टा एक्स किसके बराबर है? ई एफ के बराबर है। तो ई एफ हमारा आ गया आर इंटू डेल्टा थीटा, आर इंटू डेल्टा थीटा। अब हम इस वाले फिगर से, जो दूसरा वाला फिगर है, उससे ई डैश एफ डैश निकालेंगे। तो जैसे हम लोगों ने एन डैश निकाला है वैसे हम लोग ई डैश एफ डैश निकालेंगे। तो ये भी क्या है? एक आर्क है। क्या है? आर्क है। ई डैश एफ डैश आर्क है। तो आर्क बराबर क्या होगा? एंगल। तो एंगल तो सेम है, डेल्टा थीटा, लेकिन रेडियस, अब रेडियस कहां से कहां तक लोगे? यहां से और एफ डैश तक। तो यहां से यहां तक एन डैश तक आर है, और आर के नीचे ये कितना है? वाई दूरी पर हमने लिया था। तो ये आ जाता है आर प्लस वाई। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा आर प्लस वाई इंटू डेल्टा थीटा। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। अब आप देखिए कि ई डैश एफ डैश की लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ? चेंज इन द लेंथ ऑफ ई डैश एफ डैश। ठीक है, चेंज इन लेंथ ऑफ ई एफ। ई एफ की लेंथ में कितना चेंज हुआ? लेयर ई एफ की लेंथ में कितना चेंज हुआ? तो
बाद में क्या बन गई थी ई डैश एफ डैश, और इनिशियली क्या थी ई एफ। तो ये आ जाएगा आर प्लस वाई डेल्टा थीटा माइनस आर इंटू डेल्टा थीटा। तो इसको हम लोग ओपन कर देंगे, ये आ जाएगा आर इंटू डेल्टा थीटा प्लस वाई इंटू डेल्टा थीटा माइनस आर इंटू डेल्टा थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा वाई इंटू डेल्टा थीटा। ठीक है, तो ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग याद करते हैं स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेन बराबर क्या होता है, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, तो यहां पर हम लोग जो स्ट्रेन निकाल रहे हैं वो किस लेयर में निकाल रहे हैं, ईएफ लेयर में कितना स्ट्रेन हुआ। तो स्ट्रेन इन ईएफ लेयर, सो यहां पर ऊपर चेंज इन डायमेंशन में क्या आ जाएगा, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ ऑफ ईएफ, ईएफ की लेंथ में कितना चेंज हुआ, एंड व्हाट इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईएफ, है ना। एंड नीचे क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ ईएफ। अब चेंज कितना हुआ, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया था वाई इंटू डेल्टा थीटा, और ओरिजिनल कितना है आर इंटू डेल्टा थीटा, आर इंटू डेल्टा थीटा। तो यहां से डेल्टा थीटा और डेल्टा थीटा कैंसिल हो जाता है, तो ये आपका जो स्ट्रेन है ये आ जाता है वाई अपान आर के बराबर। स्ट्रेन आपका आ जाएगा किसके बराबर, वाई इंटू आर के बराबर, वाई अपान आर के बराबर। अब स्ट्रेन को हम लोग बाई द हुक्स लॉ क्या लिख सकते हैं, तो बाई हुक्स लॉ, हुक्स लॉ हम लोग स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपान यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो ये आ जाएगा सिग्मा अपान ई दैट इज इक्वल टू वाई अपान आर, और यहां से हमें आधा पार्ट मिल जाएगा सिग्मा अपान वाई दैट इज इक्वल टू ई अपान आर। ये हाफ पोर्शन जो है वो बेंडिंग इक्वेशन का डेराइव हो जाता है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। एक बार देख लीजिए आप लोग कि क्लियर है या नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने स्ट्रेन निकाला है किसमें, ईएफ लेयर में, और ईएफ लेयर में जो स्ट्रेन होता है वो क्या होगा, चेंज इन डायमेंशन ऑफ ईएफ। ईएफ की किस डायमेंशन में चेंज हो रहा है, लेंथ में चेंज हो रहा है। तो लेंथ में कितना चेंज हो रहा है ये हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट किया था वाई इंटू डेल्टा थीटा। ठीक है, और उससे पहले देखिए कि हम लोगों ने ईएफ निकाला हुआ है कि ईएफ है कितना ओरिजिनल, आर इंटू डेल्टा थीटा। तो वाई इंटू डेल्टा थीटा अपॉन आर इंटू डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा एंड डेल्टा थीटा इज कैंसल्ड, सो स्ट्रेन कम्स वाई अपॉन आर। स्ट्रेन को बाय द हुक्स लॉ हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन ई, वाई इधर भेजेंगे ई उधर भेज देंगे, यहां से आ जाएगा सिग्मा अपॉन वाई दैट इज इक्वल टू ई अपॉन आर। क्लियर है ना, ये इतना यहां तक क्लियर है। एक बार ओके या क्लियर कुछ टाइप करके लिख दीजिए, फिर आगे का प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट प्रूफ करेंगे। दूसरा पार्ट जो है वो हम लोगों को प्रूफ करना है, इसको हम लोगों ने ऊपर लिख लिया। अब यहां से देखिए, अगर आप यहां से देखते हैं तो सिग्मा जो है वो क्या है, ई अपान आर इंटू वाई के बराबर है। तो ई और आर जो होते हैं वो क्या है, ई किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड सोलली डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ बीम, बीम के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। और आर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू द क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन। क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन के कंपैरिजन में रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो काफी ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों चीजें जो है वो किसी दी हुई बीम के लिए क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं। फॉर एनी गिवन बीम E and R are constants
ये क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। मतलब स्ट्रेस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कोई भी लेयर जो है, कोई भी जो लेयर है वो कितनी दूर है किससे, न्यूट्रल एक्सिस से। देखिए वाई क्या है, यहां पर देखिए वाई क्या है, फिगर में आइए, वाई क्या है, ये देखिए वाई है ईएफ लेयर कितनी दूर है न्यूट्रल एक्सिस से, न्यूट्रल एक्सिस से कितनी दूर है। तो जो लेयर न्यूट्रल एक्सिस से जितनी ज्यादा दूर होगी उतना ही उस पर क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा। तो आप देख लीजिए जो ऊपर वाली लेयर है और जो नीचे वाली लेयर है उन पर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। एक तरफ मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस है और एक तरफ मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस है। ठीक है, तो जो भी लेयर न्यूट्रल एक्सिस से जितनी ज्यादा दूर होगी स्ट्रेस की वैल्यू उसके ऊपर उतनी ही ज्यादा होगी। क्योंकि स्ट्रेस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो लेयर न्यूट्रल एक्सिस से कितनी दूरी पर है। क्लियर है, मतलब वाई के ऊपर डिपेंडेंसी है। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक डायग्राम हम लोग बनाने वाले हैं और वो डायग्राम है जो हम लोगों ने न्यूट्रल एक्सिस का डायग्राम बनाया था। ठीक है, तो ये हमारी बीम है जिसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है और ये है न्यूट्रल एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, इस न्यूट्रल एक्सिस से, इस न्यूट्रल एक्सिस से स्मॉल आर की डिस्टेंस पे, स्मॉल आर की दूरी पर हम एक लेयर लेने वाले हैं। ठीक है, ये हमने एक लेयर ले ली है। ठीक है, और इस लेयर पर जो स्ट्रेस की वैल्यू है उसको हम लोगों ने क्यू माना है, सॉरी उसको हम लोगों ने क्यू माना है कि स्ट्रेस ऑन दिस लेयर। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आर दूरी पे है तो यहां पर स्ट्रेस की कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, यहां से निकालेंगे हम लोग। ठीक है, सिग्मा अपॉन वाई दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन आर। अगर वाई दूरी पर है तो स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, सिग्मा, और अगर आर दूरी पर है तो स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू। तो यहां से क्यू निकल के आ जाएगा कि क्यू की वैल्यू कितनी होगी, तो क्यू बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन वाई इंटू आर। So this is the value of stress of a layer which is at a distance r, at a distance small r from the neutral axis। न्यूट्रल एक्सिस से स्मॉल r दूरी पर ये जो लेयर है। ठीक है, अब हम लोग इसका क्या ले लेते हैं, इसका कुछ एरिया मान लेते हैं। ये जो बीम है, ये जो आपकी लेयर है, इस लेयर का हम लोग कोई वो मान लेते हैं, एरिया मान लेते हैं। सपोज करो कि इसका एरिया जो है वो स्मॉल डीए है। डीए इज द एरिया, डीए मतलब डिफरेंशियल एरिया है, छोटा सा एरिया है। तो हमने भी एक छोटी सी लेयर मानी है, पतली सी लेयर मानी है, उसका एरिया हम लोगों ने क्या मान लिया है, डीए। इस एक्सिस के ऊपर, मतलब इस लेयर के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है स्ट्रेस की वजह से। देखिए स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स ड्यू टू स्ट्रेस क्या होगा, तो फोर्स ड्यू टू स्ट्रेस होता है स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक है, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो अब यहां पर हम क्या निकालने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं फोर्स ऑन एलिमेंट्री लेयर। जो भी हम लोगों ने लेयर ली हुए उस लेयर की बात कर रहे हैं, एलिमेंट्री लेयर, एलिमेंट्री लेयर। ठीक है, एलिमेंट्री लेयर के ऊपर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो डिफरेंशियल फोर्स होगा, छोटा फोर्स भी होगा, तो Q इंटू डी ए, क्यू इंटू डी ए। अब Q की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन वाई इंटू आर इंटू डी ए। ये फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज द फोर्स ऑन द लेयर। ये इस लेयर के ऊपर क्या होगा, फोर्स। अब देखो ये है इधर से व्यू, इस तरफ से बीम का,
जब आप बीम को क्या करेंगे, बेंड करेंगे, है ना। अब इसके ऊपर अगर ऊपर वाली लेयर जो है, ये वाली लेयर है, अगर इस लेयर की लंबाई कम हो रही है तो इसके इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, इस तरफ से, तभी तो इसकी लंबाई क्या होगी, कम होगी। अगर आप इधर से देखोगे तो ये फोर्स कैसा होगा, दिस फोर्स विल बी, अगर ये क्रॉस सेक्शनल व्यू आप देखेंगे तो इस क्रॉस सेक्शनल व्यू में जो फोर्स लगेगा लेयर के ऊपर, दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस क्रॉस सेक्शन, इस परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो ये लग रहा है इस तरह का, या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। अगर नीचे वाली लेयर पे कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है तो अंदर की तरफ बोर्ड के, और अगर टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है तो बाहर की तरफ। जैसे हमारे केस में क्या है, नीचे वाली लेयर्स पर, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो भी लेयर्स है, ठीक है, उन सभी पर क्या लग रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है। तो टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब फोर्स किधर है, बाहर की तरफ, फोर्स किधर है, बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये आपको फोर्स की डायरेक्शन मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इस फोर्स का न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट लेंगे, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स ऑन एलिमेंट्री लेयर अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट क्या लेने वाले हैं, मोमेंट लेने वाले हैं। तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स तो आपका कैसे लग रहा है, ये लग रहा है, फोर्स तो ऐसे लग रहा है, फोर्स कैसे लग रहा है, इस तरह का फोर्स लग रहा है, फोर्स कैसे लग रहा है, इस तरह का फोर्स लग रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी न्यूट्रल एक्सिस से, स्मॉल आर। तो आपका मोमेंट कितना हो जाएगा न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, df, दैट इज द फोर्स, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज स्मॉल आर, ठीक है। तो यहां से जो मोमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा df इंटू आर। df की वैल्यू रख देते हैं तो यह आ जाएगा सिग्मा अपान वाई इंटू आर इंटू डी ए इंटू आर। तो ये आ जाएगा सिग्मा अपान वाई इंटू आर स्क्वायर डी ए, आर स्क्वायर इंटू डी ए, ठीक है। अब बीम तो बहुत सारी लेयर से मिलकर बनी हुई है, ये देखिए बीम कितनी सारी लेयर से मिलकर बनी हुई है, बहुत सारी लेयर से मिलकर बनी हुई है। इन सभी के ऊपर फोर्स लग रहा है, और इन सभी फोर्सेस का अगर हम सम लेंगे तो हमें मिल जाएगा कि इसके ऊपर टोटल मोमेंट कितना लग रहा है, टोटल मोमेंट कितना लग रहा है, ठीक है। तो हम अगर टोटल मोमेंट निकालेंगे, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्सेस on the layers about neutral axis, तो ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा अपान वाई इंटू आर स्क्वायर डी ए, ठीक है। अब यहां से देखिए सिग्मा अपान वाई तो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि सिग्मा अपान वाई की वैल्यू कितनी है, ई अपान आर, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो सिग्मा अपान वाई इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर इंटू डी ए। तो ये जो इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी ए है इसी को लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनरशिया, मोमेंट ऑफ इनरशिया किसके अबाउट, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनरशिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। और ये जो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्सेज है, देखिए जब आप किसी बॉडी को बेंड करेंगे तो हमेशा बॉडी में एक गुण होता है इनर्शिया का गुण, जड़त्व का गुण होता है। बॉडी हमेशा अपने अंदर होने वाले चेंजेस का विरोध करती है। अगर आप बाह्य बल लगाकर उसकी पोजीशन में, उसके आकार में, उसकी आकृति में कुछ परिवर्तन करना चाहेंगे तो वो उसका क्या करेगी, विरोध करेगी। तो अगर आप मोमेंट लगा रहे हैं तो फिर वो मोमेंट लगाकर ही विरोध करेगी आपका, ठीक है। तो ये जो टोटल मोमेंट है जो कि कहां मिल रहा है, लेयर्स में मिल रहा है। किसकी लेयर्स में, बीम की लेयर्स में। तो ये कहलाता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसी को कहा जाता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और ये जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है ये विद इन द इलास्टिक लिमिट अप्लाइड मोमेंट के बराबर होता है, विद इन द इलास्टिक लिमिट अप्लाइड मोमेंट के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां से हमें
इसका जो सेकेंड पार्ट है वो भी मिल जाता है m/i दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपान y। ये दूसरा पोर्शन है जो कि किसका है, बेंडिंग इक्वेशन का। अब शायद आई थिंक 4 इक्वेशंस हो गए थे, आई डोंट नो कितना हो गया था। यहाँ पर आप देख लीजिए कौन सी इक्वेशन चल रही थी, 4th हो गई थी। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे 4 और 5 को। ठीक है, कंबाइनिंग इक्वेशन 4 एंड 5, यहां से आपको मिल जाता है m/i दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपान y दैट इज इक्वल्स टू e/r, और यही आपकी कहलाती है, दिस इक्वेशन इज नोन एज बेंडिंग इक्वेशन। इसी इक्वेशन को कहा जाता है बेंडिंग इक्वेशन। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके बताएं कि आपको बेंडिंग इक्वेशन का जो डेरिवेशन है वो समझ में आया या नहीं आया, या कहीं पर अगर डाउट है तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज जो है आप लोगों ने थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग देखा और हम लोगों ने बेंडिंग इक्वेशन का प्रूफ लिया है। कल हम लोग बेंडिंग इक्वेशन से रिलेटेड और भी चीजें करेंगे। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं है, इस टॉपिक में कई सारी चीजें और हैं जिनके बारे में आपसे बात की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर।